मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से तमाम लोगों को पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी को वो एक नज़ीर ले आए मेरे सामने जो ये दिखा दे कि 123 प्रॉपर्टियां कभी भी भारत की सरकार ने ओन्ड की थी। चूंकि ये प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड ही इनको संचालित कर रहा था 1911 में भी, 1947 में भी, 1954 में भी बोर्ड से। कांग्रेस के दरअसल क्या रहा, उस वक्त की कांग्रेस की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। उन्हीं की सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह आया कि दलितों से निचले स्तर पर पहुंच गए। दिल्ली में 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने वक्फ की और एक्वायर करी, जिसको दिल्ली में जिनकी कीमत हजारों हजार करोड़ रुपए है। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट का ही है, वही वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड सरकार ही तो है। तो बहरहाल ये 300 प्रॉपर्टियां आज तक भारत की सरकार ने ले रखी हैं। ये उनसे अलग 123 प्रॉपर्टियां हैं। दफा 51 वक्फ एक्ट जो कि कांग्रेस ने बनवाया था उसका उल्लंघन करके ले ली, बिना वक्फ बोर्ड की लिखित परमिशन के ले ली, बिना वक्फ बोर्ड के अप्रूवल के ले ली। जिस कौम को इतना बड़ा सरमाया मिला हुआ था कि वो पूरे मुल्क का बजट फाइनेंस कर सकती है, उस कौम को आपने भिखमंगा बना दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं और मैं रेडी हूं किसी भी तरह का चैलेंज फेस करने के लिए कांग्रेस के द्वारा। हिम्मत है तो आओ मेरे सामने, हिम्मत तो करो मेरे खिलाफ मुकदमा। मैं आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को इस देश के अंदर सिर्फ भिखमंगा बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। ये पब्लिश हुई तो विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए। अमानतुल्लाह साहब चेयरमैन साहब थे, उन्होंने पहले एप्लीकेशन लगाई, फिर एक रिट लगाई, उस पर ऑर्डर ये हुआ। 3 बार सर्वे हो गया इसका। तो बर्नी कमेटी ने कर लिया, 1 मेंबर कमेटी ने कर लिया, उससे पहले तमाम सर्वे हैं। बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूं, अगर मैं 2 अल्फाजों में कहूं, पहली बात दिल्ली की जामा मस्जिद जो पुरानी दिल्ली में स्थित है वो उन 123 प्रॉपर्टियों में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आज तक भी कोई नोटिफिकेशन भारत की सरकार ने इन 123 प्रॉपर्टियों को लेने के लिए नहीं निकाला है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका मामला सामने आया, सरकार ने उसको अपने हैंडओवर करने की बात करी। उस पर भी जो है शाहिद अली एडवोकेट ने क्या कहा वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और आप लोगों तक पहुंचा है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए मैं खुद पहुंचा हूं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शाहिद अली साहब। शाहिद साहब, अभी ये जो वक्फ बोर्ड का 130 प्रॉपर्टी का मामला था, अब ये कहाँ तक पहुँचा और क्या अपडेट है इसमें? 123 प्रॉपर्टियों का जो मामला है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टियां हैं, हमेशा से हमारी थीं और ता क़यामत वो इंशाल्लाह हमारी ही रहेंगी। जब मैं लफ्ज़ कहता हूं हमारी, तो वक्फ प्रॉपर्टियों के रिगार्डिंग हमारी का मतलब है कि उसका मालिकाना हक़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, उसका इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हो सकता है, मुसलमानों के लिए किया जा सकता है। उससे अस्पताल बनाए जा सकते हैं, उससे कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, उससे यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं जहाँ पर तमाम मज़हब के लोग फैज़ाब हो सकते हैं। तो वो वक्फ प्रॉपर्टियाँ हमेशा से हमारी थीं, आज भी हमारी हैं और इंशाल्लाह वो ता क़यामत हमारी रहेंगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बारंबार ये कहा है, डिसीजन में बता रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वेल इस्टेब्लिश्ड है, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से तमाम लोगों को पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी को वो एक नज़ीर ले आए मेरे सामने जो ये दिखा दे कि 123 प्रॉपर्टियां कभी भी भारत की सरकार ने ओन्ड की थी। भारत की सरकार इनके कभी मालिक थी, भारत की सरकार के पास कभी भी ये 123 प्रॉपर्टियों का मालिकाना हक आया हो। तो अब सरकार किस पर बोल रही है? सरकार जो बोल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, मालिकाना हक के लिए क्या होता है कि प्रॉपर्टियाँ किसी न किसी की पहले वो होनी चाहिए और फिर आप उनको एक्वायर करें। सरकार जो करती है अलग अलग कानून के तहत, इन 123 प्रॉपर्टियों का एक्वायरमेंट कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आज तक इनके एक्वायरमेंट का। एक पूरा प्रोसीजर है एक्वायरमेंट का, और जो एक्वायरमेंट का प्रोसीजर है वो आज से नहीं है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने से है। 1911 में जब नई दिल्ली का निर्माण हो रहा था तो हमारे बहुत सारे कब्रिस्तान, बहुत सारी दरगाहें, खानकाहें और तमाम चीज़ें थीं। 123 ही नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। बल्कि
जो हमारे मेरे अपने रिश्तेदार हैं बड़े, उनकी प्रॉपर्टियां दिल्ली में बहुत ज़्यादा थीं, तो उन सबको प्रॉपर्टियों को भी ले लिया गया, वक्त प्रॉपर्टियों को भी ले लिया गया सरकार ने इस नई दिल्ली का निर्माण करने के लिए। तो जहाँ जहाँ पर नई दिल्ली का निर्माण वो कर सके, चाहे वो पार्लियामेंट हो या और दूसरी इमारतें हों, वक्त प्रॉपर्टियों में वो तमाम चीज़ों का निर्माण हुआ है, या वो ITO की बिल्डिंग्स हों, वो ले ली। जो चीज़ें बच गई तो वहाँ तो कब्रिस्तान ही थे, दरगाहें थी, खानकाहें थी, वो तो कभी ली नहीं गई। जब वो कभी ली नहीं गई तो भारत सरकार की कभी हो नहीं सकती, क्योंकि इनको कभी एक्वायर नहीं किया। तो जब ये हुआ, जब वक्फ एक्ट बन गया, वक्फ एक्ट के बनने के बाद में चूंकि ये प्रॉपर्टियाँ वक्फ बोर्ड ही इनको संचालित कर रहा था, 1911 में भी, 1947 में भी, 1954 में भी, जब वक्फ एक्ट का ये पहली बार जब कानून हिंदुस्तान में बना और पास हुआ, इनको वक्फ बोर्ड ही संचालित कर रहा था। यहाँ पर इन प्रॉपर्टियों के रिगार्डिंग कांग्रेस की सरकार ने कोशिश ये करी कि इन प्रॉपर्टियों को हम हड़प लें वक्फ बोर्ड से। कांग्रेस के दरअसल क्या रहा, उस वक्त की कांग्रेस की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। वो प्रोपेगेंडा तो उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए हम मुसलमानों को कुछ कुछ कर रहे हैं, जिसको दूसरे लोग आज कहते हैं कि साहब ये अपीसमेंट की पॉलिसी करते थे, लेकिन हकीकत में उन्होंने मुसलमानों को दलितों से निचले स्तर पर पहुंचा दिया। उन्हीं की सरकार में सच्चर कमेटी, उन्हीं की सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये आया कि दलितों से निचले स्तर पर पहुंच गए। तो सरकार तो उन्हीं की थी। अगर वो लोग अपीसमेंट कर रहे होते या मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे होते तो दलितों से निचले स्तर पर कहाँ चले जाते। तो बेसिकली उसी कांग्रेस ने ना सिर्फ ये 123 प्रॉपर्टियां, बल्कि जिन 300 प्रॉपर्टियों के बारे में कोई बात भी नहीं करता, दिल्ली में 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने वक्फ की और एक्वायर करी, जिसको दिल्ली में, जिनकी कीमत हजारों हजार करोड़ रुपए है, जिनकी सिर्फ हम एनुअल इनकम से हर साल एक एम्स से अच्छा हॉस्पिटल बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, हर साल बता रहा हूं मैं आपको, और लाखों लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। वो 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने दिल्ली में वक्फ की एक्वायर कर ली, जिसको हमने चैलेंज भी किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। हमारी पिटीशन एडमिट भी हुई, लेकिन अब चूंकि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट का ही है भाई। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड सरकार ही तो है। तो सरकार ने चूंकि एक्वायर करी है, सरकार के खिलाफ क्यों जाएगी? तो उन्होंने ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट में कि साहब ये शाहिद साहब कोई खलीफा नहीं लग रहे वक्फ बोर्ड के, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इनको जाने। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये वक्फ बोर्ड कह रहा है, कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहा है, हम इनको डिसबिलीव कैसे करें, ये अपने कार्रवाई करेंगे। तो बहरहाल ये 300 प्रॉपर्टियां आज तक भारत की सरकार ने ले रखी हैं। ये उनसे अलग 123 प्रॉपर्टियां हैं। तो इन 123 प्रॉपर्टियों पर जब आपने 300 भी ले ली, दफा 51 वक्फ एक्ट जो कि कांग्रेस ने बनवाया था उसका उल्लंघन करके ले ली, बिना वक्फ बोर्ड की लिखित परमिशन के ले ली, बिना वक्फ बोर्ड के अप्रूवल के ले ली, बिना वक्फ बोर्ड को कंपनसेशन दिए ले ली। देखिए ना आप कितना, मतलब जिस कौम को इतना बड़ा सरमाया मिला हुआ था कि वो पूरे मुल्क का बजट फाइनेंस कर सकती है, उस कौम को आपने भिखमंगा बना दिया, उस कौम को आपने दलितों से निचले स्तर पर पहुंचा दिया। इसी कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं। मैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, और मैं रेडी हूं किसी भी तरह का चैलेंज फेस करने के लिए कांग्रेस के द्वारा। हिम्मत है तो आओ मेरे सामने, हिम्मत तो करो मेरे खिलाफ मुकदमा। मैं आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को इस देश के अंदर सिर्फ भिखमंगा बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। तो मुसलमान तो कांग्रेस को अपनी पार्टी समझते हैं। और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, यही तो अफसोस की बात है कि हमारे चंद जमीर फरोश लोग उनके साथ बैठ गए, हमारा सब कुछ उनको दे दिया। सोचो ना कितना बड़ा सरमाया हमारे पास कि हम देश का बजट फाइनेंस करने की ताकत रखते हैं, और हमको भिखमंगा बना दिया गया। हमारे पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, हमारे पास खाने के लिए दवाएं नहीं, खाना नहीं हमारे पास में, हमारे बच्चों को कितना बुरा हाल है। उस कौम को, जो कौम इतना बड़ा सरमाया जिसके पास है, उसको आपने भिखमंगा बना के रख दिया इन्हीं कांग्रेस वालों ने। तो बहरहाल मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। ये 300 प्रॉपर्टियाँ आपने ले ली, अब आपकी निगाह नहीं 123 प्रॉपर्टियों पर भी थी। उन 300 प्रॉपर्टियों में जो वक्फ की ली, उनमें दरगाहें नहीं थी, खानकाहें नहीं थी, मस्जिदें नहीं थी। इन 123 प्रॉपर्टियों में खानकाहें, दरगाहें, मस्जिदें, इबादत गाहें ये सारी थी। अब इन पे भी इनकी नज़र थी। जब इसमें यह हुआ कि साहब आप ये क्या कर रहे हो,
हंगामा होगा, आप मस्जिदें तोड़ेंगे, आप कब्रिस्तान तोड़ेंगे। तो जब यहाँ पर कांग्रेस ने उस एक दबाव में आने के बाद में कि साहब यहाँ पर ये हंगामा होगा अगर हम उनकी मस्जिदों को छीनेंगे, जो कि आज भी देखिए, आज भी जो सरकार है उसने अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला ज़मीनें छीनने का, वो दबाव उनके ऊपर भी था। तो उन्होंने एक बर्नी कमेटी बनाई, क्योंकि कांग्रेस का मानना था हमारी ज़मीन है साहब ये, यानी कि वक्फ की जो जगह थी वो अपनी जमीन मानते थे। कांग्रेस की सरकार ये मानती थी कि वो सरकारी ज़मीनें हैं, अच्छा, बिना नोटिफिकेशन के, बिना किसी सबूत के। वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में थी, वहाँ पे कब्रिस्तान थे, दरगाहें थी, खानगाहें थी, मस्जिदें थी, तमाम चीज़ें थी। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें थी, वक्फ की ज़मीनें थी। तो यहाँ पर फिर भी कांग्रेस ने क्या हरकत करी, नहीं साहब हम इंक्वायरी करवाएंगे इसकी कि ये वक्फ की ज़मीनें हैं या सरकारी ज़मीनें हैं। तो उन्होंने एक बर्नी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी। बर्नी कमेटी के सामने तमाम गवाहियाँ हुई, शहादतें हुई, एविडेंसेस आए, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, जम के रखा, और वक्फ बोर्ड ने भी अपना पक्ष रखा, जम के रखा, जो भी जिस तरह की चीज़ें थी। उसके बाद में बर्नी कमेटी ने कहा कि नहीं साहब ये सारी की सारी प्रॉपर्टियाँ तो वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं, यहाँ तो वक्फ बोर्ड चलता है इनमें, या इनमें कब्रिस्तान है, मस्जिदें, दरगाहें हैं, तो ये प्रॉपर्टियाँ आप गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन दी, मत छीनिए इनसे, इनको मुसलमानों को वापस कर दीजिए। जब ये वाली रिकमेंडेशन आई और ये रिकमेंडेशन ये पब्लिश हुई, तो विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए। उस रिकमेंडेशन को चैलेंज कर दिया उन्होंने कि साहब बर्नी कमेटी ने ये रिपोर्ट दे दी है, अब तो सरकार उनको दे देगी। अब देखिए ना, जब बर्नी कमेटी की रिपोर्ट हमारे फेवर में आई तो कांग्रेस वालों ने विश्व हिंदू परिषद को आए करके वो रिट डलवा दी। भाई किसको पता थी बर्नी कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है? कांग्रेस की सरकार थी ना, विश्व हिंदू परिषद वालों को कैसे पता लग गई क्या रिपोर्ट आ रही है? तो ये अंदर की चीज़ें आप जरा सोचिए, उनसे रिट डलवा दी। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया कि साहब हम इसकी छानबीन करेंगे, हम इसको देखेंगे रिपोर्ट कैसी है, रिपोर्ट कैसी नहीं है। वो 1984 में वो स्टे हो गया। 1984 के स्टे के बाद में वो चलती रही। उसके बाद में अब क्या होता है, 1914 में इलेक्शन से एक दिन पहले 5 मार्च 2014 को, 6 मार्च को इलेक्शन का नोटिफिकेशन आना है। 5 मार्च को इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि साहब ये प्रॉपर्टियां हम वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, 123 प्रॉपर्टियां। पहली बात तो ये, आप खैरात दे रहे हो, ज़कात दे रहे हो क्या? हमारी प्रॉपर्टियां हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी अगर इंटेंशन ऐसी थी देने की, तो सिर्फ इलेक्शन नोटिफिकेशन से चंद घंटे पहले वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। फिर आपने वही करा विश्व हिंदू परिषद से, फिर आपने चैलेंज करवा दिया उसको दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, सिर्फ चुनाव के लिए करते, सिर्फ चुनाव के लिए वो करा। तो इसी ग्राउंड पे कि साहब ये इलेक्शन की पूर्व संध्या पे आप नहीं निकाल सकते नोटिफिकेशन, आपकी इंटेंशन थी आप पहले निकालते, वो फिर स्टे हो गया। जब दूसरी गवर्नमेंट आई, जो आज की डेट में गवर्नमेंट है, उन्होंने 1 मेंबर कमेटी बनाई कि साहब हम इसकी दोबारा इंक्वायरी करवाएंगे कि प्रॉपर्टियां किसकी हैं। उस 1 मेंबर कमेटी में भी जब रिपोर्ट ये आ गई कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, और वो नोटिफिकेशन जब होने वाला था, तो अब चूंकि लोग तो सब जगह एक दूसरे के बैठे हुए हैं ना, तो इन लोगों ने क्या करा कि नहीं साहब हम 1 मेंबर कमेटी नहीं, हम 2 मेंबर कमेटी बनाएंगे। तो 1 मेंबर कमेटी की आपने रिपोर्ट शाया नहीं करी। क्यों नहीं करे भाई? ये बीजेपी पार्टी में हुआ, ये बीजेपी पार्टी में हुआ। उन्होंने अब 2 मेंबर कमेटी बना दी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब 2 मेंबर कमेटी बना दी तो वक्फ बोर्ड ने 2 मेंबर कमेटी के सामने ही पक्ष रखना चाहिए था। यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने क्या गलती करी, जो वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब हैं, वो बड़े अक्लमंद हैं वैसे तो वो, लेकिन उन्होंने क्या करा कि साहब वक्फ बोर्ड के सामने, इसके 2 मेंबर कमेटी के सामने पक्ष नहीं रखा। या पक्ष नहीं रखा तो 2 मेंबर कमेटी ने उसके किसी अफसर ने एक ऑर्डर निकाल दिया, अजीब सा ऑर्डर निकाल दिया कि साहब चूंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए हम इनको एब्जॉल्व करते हैं, यानी मुक्त करते हैं। कैसे मुक्त कर दोगे भाई? वक्फ बोर्ड के बाप की हैं क्या 123 प्रॉपर्टियां? वो तमाम मुसलमानों की प्रॉपर्टी है ना। वक्फ बोर्ड तो सिर्फ एक केयर टेकर है ना। तो एक एजेंट या केयर टेकर अगर पक्ष नहीं रख रहा है तो आप तमाम मुसलमानों से इन्वाइट कर लेते, क्या ये साहब बताइए अपना पक्ष क्या है, तमाम मुतवल्लियों को इन्वाइट कर लेते आप। तो आपने वो ऑर्डर, इजाजत देता है इस चीज, कानून इजाजत देता है उसकी, वो कर दिया उन्होंने। खैर जब ये हुआ तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने कहा इनको वक्फ बोर्ड को, भाई इसमें रिट पिटीशन फाइल करिए। अमानतुल्लाह साहब चेयरमैन साहब थे, उन्होंने पहले एप्लीकेशन लगाई, फिर एक रिट लगाई। उस पर ऑर्डर ये हुआ कि साहब ये सर्वे तो कर सकते हैं 2 मेंबर कमेटी, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगा।
तो वक्फ बोर्ड के पास आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उस ऑर्डर के मुताबिक, और सर्वे करने से तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट नहीं भी कहती तो भी सर्वे करते, क्योंकि वो गवर्नमेंट की विश है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और सर्वे करने में हमें दिक्कत क्या है? सर्वे कर ली जाए, सब सर्वे करिए, हमारी प्रॉपर्टियाँ हैं। 3 बार सर्वे हो गया इसका, तो बर्नी कमेटी ने कर लिया, 1 मेंबर कमेटी ने कर लिया, उससे पहले तमाम सर्वे हैं, राइट। तो नतीजा क्या निकल करके आ रहा है शायद? नतीजा कुछ भी नहीं है। नतीजा ये है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि साहब ये 300 प्रॉपर्टियां सरकार ने ले ली। सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, 123 प्रॉपर्टियां सॉरी, कि इन 123 प्रॉपर्टियों को सरकार ने लेने के लिए आज तक भी कोई नोटिफिकेशन निकाला हो। मामला कोर्ट में लंबित है। अगर कोर्ट में 2 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट ये आ जाती है कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, जो आएगी इंशाल्लाह 100%, क्योंकि वहाँ पर हैं ही वक्फ प्रॉपर्टियां। अब बताइए, पार्लियामेंट की जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहाँ पर तो फखरुद्दीन साहब दफन है, वो मस्जिद भी है। वहाँ पर जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों का इस्तेमाल क्या करोगे आप? मस्जिदों का इस्तेमाल क्या करोगे आप? दरगाहों का इस्तेमाल क्या करोगे आप? उनका आप क्या इस्तेमाल कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब वहाँ पे हैं ही वो वक्फ प्रॉपर्टियाँ, और रिपोर्ट कहाँ से कुछ भी आ जाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारे पास है, तो हमें पूरी उम्मीद है हमारे फेवर में रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह। और अगर रिपोर्ट किसी वजह से, किसी तरह से, कुछ इलेक्शन के चक्कर में स्टंटबाजी होती है, क्योंकि ये भी तो पार्टी वही है ना कि अपने लोगों को खुश करना चाहती है। पहले मुसलमान क्या करते थे कि साहब देखिए हमने मुसलमानों के लिए कर दिया, अब हिजबेंड पॉलिसी, हमें वोट दे दीजिए। ये पार्टी कहती है कि साहब देखिए हमने मुसलमानों को विक्टिमाइज कर दिया, अब आप खुश हो जाइए। तो ये वाली पॉलिसी पर चलते हैं। तो विक्टिमाइज करने के लिए हो सकता है कुछ उल्टा सीधा ऑर्डर आ जाए, वैसे आएगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है। अगर कोई ऑर्डर आ जाता तो उसको हम चैलेंज करेंगे, कोर्ट तो हमारे लिए भी खुली है ना। क्योंकि अभी क्या है कि जब से ये मामला सामने आया है, बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसमें दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो भी दिखाई जा रही है कि ये भी जो है अब सरकार इसको अपने अंडर में ले लेगी। जो लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं या अभी कंफ्यूज हैं, उनके जानकारी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूँ। अगर मैं 2 अल्फाजों में कहूँ, पहली बात, दिल्ली की जामा मस्जिद जो पुरानी दिल्ली में स्थित है वो उन 123 प्रॉपर्टियों में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आज तक भी कोई नोटिफिकेशन भारत की सरकार ने इन 123 प्रॉपर्टियों को लेने के लिए नहीं निकाला है। मामला कोर्ट में लंबित है। मैंने आपको पूरा बता दिया, किस तरह तफसील बता दी कैसे कैसे लंबित है, किस किस तरह से डिस्प्यूट हुई, किस तरह से क्या चीज़ हुआ। तो आप बी एश्योर्ड, आप सब लोग यकीन रखिए, कानून पर यकीन रखिए, इस देश की संस्थाओं पर यकीन रखिए, अल्लाह पर यकीन रखिए, संविधान पर यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये प्रॉपर्टियाँ कहीं नहीं जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से बताने के लिए शाहिद साहब। देखिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो 123 प्रॉपर्टी थी उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लोग अभी भी वायरल कर रहे हैं, जिसमें जामा मस्जिद को सबसे पहले दिखाया जा रहा है। तो उन प्रॉपर्टी में ना तो ये जामा मस्जिद का जिक्र किया गया है और ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई और ख़बरों को देखने के लिए बने रहिए एक शाम टीवी के साथ, और हम लगातार शाहिद अली एडवोकेट साहब से भी जानने की कोशिश करते रहेंगे कि अब इसमें क्या कुछ नई अपडेट आ रही है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।